बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स और चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदेद। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। ये हेपेटाइटिस बी क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कहाँ जाके ये डिसऑर्डर करता है, और उसके बाद इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और इसकी प्रिकॉशंस हम कहाँ पे, इसके ट्रीटमेंट क्या है। ये आज हम सारी इसके मतलब बात करेंगे, और फिर हम इसमें टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे कि लैब के अंदर इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसके लिए हमें क्या कुछ मटेरियल चाहिए। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी बेसिकली इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक वायरस है जो कि स्पोरोजाइट है, जो अपने के स्पोर बना लेता है और स्पोर फार्मिंग वायरस है। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये बेसिकली लीवर को जाके टारगेट करता है। लीवर सिरोसिस के साथ साथ हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा का बायस भी बनता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अगर लीवर बिल्कुल काम करना छोड़ दे तो 2 दिन के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो जाती है। ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, यानी ब्लड से ये ब्लड टू ब्लड फैलता है। लेकिन इसमें जो कॉमनली तौर पे मदर से चाइल्ड को बर्थ के वक्त या डिलीवरी के वक्त वहाँ पे या एज वेल एज उसका ब्लड के साथ कांटेक्ट हो जाए किसी तरह से बच्चे के साथ, या उसके बॉडी फ्लूइड्स वगैरह से भी उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनसेफ सेक्स की वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है जी। तो सलाइवा भी काफ़ी हद तक सलाइवे से भी इसमें फैलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा सेकेंडली अगर हम देखें तो जितने भी हमारे सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके आलूदा होने की वजह से भी ये फैल सकता है, जैसे सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं। इसी तरह से अगर हम कहीं पे सर्जिकल आलात, ब्लेड्स, कटर्स, नीडल्स, सीजर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या अगर किसी भी बार्बर के पास अगर आप जाके वहाँ पे ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलूदा अगर वो पहले से ब्लेड है, नया उसमें नहीं है, तो उस सूरत में भी वो वहाँ से ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसी तरह पर्सनल हाइजीन्स की जितनी चीज़ें हैं, मसलन उसमें टॉवल है, आपके रेज़र हैं, उसमें आपका नेल कटर है, आपका हैंड करचीफ रुमाल है आपका, ठीक है जी। अगर किसी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के अपने बेरिंग, उनके कपड़े वगैरह, वो भी अगर वहाँ पे उसमें ब्लड वगैरह लगा हुआ था तो वहाँ से भी वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। बच्चों में इसका 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे एट द रिस्क होते हैं जी। उसके अलावा इसके अगर हम बात करें इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं, उनके टूथब्रशेस वगैरह भी अगर आप यूज़ टू कर रहे हैं तो उससे भी मुमकिन है कि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो मोस्टली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनमें से 98% पीपल जो हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा कोरोना कंडीशन में चले जाते हैं, उस कंडीशन में जैसे सिरोसिस है या कार्सिनोमा की कंडीशन है, तो वहाँ पे अगर लीवर बिल्कुल फंक्शन काम करना छोड़ दे तो 2 दिन के अंदर डेथ हो सकती है। ठीक है जी। जी, ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि ट्रीटमेंट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर WHO की मदद से फ्री ऑफ कास्ट हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ के ऊपर हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री की जाती है। वहाँ से बिल्कुल फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा अगर हम जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं उनके लिए प्रिवेंशन के हवाले से बात यह है कि हेपेटाइटिस बी की ऑलरेडी हिफ्ज़ मुक़द्दम जो वैक्सीन अवेलेबल है उसकी 3 डोजेज़ लगती हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैक्सीन पहली डोज़ के बाद 30 डेज़ के बाद दूसरी डोज़ और फिर 90 डेज़ के बाद
तीसरी डोज लगाई जाती है। तो बच्चों में ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन का जो EPI का प्रोग्राम है उसके तहत ये वैक्सीन लगाई जाती है। और जिन बच्चों में ये नहीं लगाई जाती, जो बच्चे इस वैक्सीन लगवाने से रह जाते हैं किसी वजह से, वालिदैन की लापरवाही की वजह से, तो उन बच्चों को एडल्टहुड में जाके तो इसके चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्टेड होने के। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है लिवर के अंदर वो 30 से 180 डेज़ है, यानी 30 से 180 दिन ये लिवर के अंदर वहाँ पे रह के इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। और इसके जो सिम्टम्स की बात करें तो वो 30 से 60 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें रंगत का पीला होना, आँखों का पीला हो जाना, यानी वहाँ पे जैंडिस की कैफियत हो जाती है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, उसके अलावा फटीग हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट, काली सुस्ती हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, उसके अलावा लीवर फेलवर तो डेथ की तरफ ले जाएगा। ठीक है जी, लीवर फेलवर भी हो सकता है, जैसे आपको बताया कि वहाँ पे लीवर का हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा या सिरोसिस भी हो सकता है। ठीक है जी, उसके अलावा इसकी 3 अक़साम है हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, इसकी BA, HBV और HBV। इसकी जो HBV टाइप है उसमें 1% लोग जो हैं उनमें HIV पॉजिटिव के चांसेस भी देखे गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी भी तस्दीक की है कि 1% पीपल जो हैं वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस B के जो हैं वो HIV एड्स में भी मुब्तला हो जाते हैं। जी, WHO ने यहाँ पे जो उसमें रिस्पॉन्स दिया है इस डिज़ीज़ के हवाले से, वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी जो हो रही थी, उसमें से चंद एक फिगर्स आपको बता दूँ। WHO ने जो एस्टिमेट किया था 296 मिलियन पीपल जो हैं वो कोरोनिक हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन में मुब्तला थे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, और 1.5 मिलियन जो न्यू इन्फेक्शन हर साल हो रही है। ठीक है, यानी 15 लाख लोगों को हर साल हो रहा है। तो 2019 के जो हेपेटाइटिस B के रिजल्ट्स हैं, इनको एस्टिमेट जब किया गया तो उसमें 8,20,000 डेथ्स हुई हैं जो सिरोसिस की वजह से या हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा यानी प्राइमरी लिवर कैंसर भी इसको हम कह सकते हैं, इसकी वजह से। तो इसको इन्होंने यहाँ पे WHO ने एक्योर करने के लिए 75 जो इन्होंने वहाँ पे मीटिंग की, उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो न्यू केसेस हैं उनको 90% तक हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और मोर्टेलिटी रेट जो है उसको 65% रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से 2022 से 2030 प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है, और उसके तहत यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर या रसालों की सूरत में, पम्फलेट की सूरत में, या एक हेपेटाइटिस डे मना के तो उसकी वाक वगैरह मुनक़्क़द करके और बैनर्स के साथ और उसके वाक के ज़रिए से लोगों में इसकी अवेयरनेस जो है वो की जा रही है। ठीक है जी, जिसकी बदौलत लोगों को ये बताना है कि वो किस तरह से अपनी हिफाजत कर सकते हैं और किस तरह से अपनी प्रिवेंशंस कर सकते हैं और वो वैक्सीन लगा के इससे महफूज रह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी इस हेपेटाइटिस B के बारे में तमाम तर थ्योरेटिकली मालूमात। अब चलते हैं, इसको हम लैब में डायग्नोस करना चाहते हैं। तो यहाँ हम इसमें इसकी जो हेपेटाइटिस B वायरस है, ये जो बॉडी में मुंतकिल हो जाता है, तो वहाँ इसकी जो बॉडी में जो इसकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, हम उसको यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट के ज़रिए, अभी इसमें क्वांटिटेटिव भी होता है जिसको हम PCR कहते हैं। PCR क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों कंडीशंस में होता है, जबकि अभी अलाइजा में भी हम इसमें देख सकते हैं कि लीवर कितना डैमेज हो चुका है, वो भी क्वांटिटेटिव होता है। जबकि
लैब में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, इसमें हम ये क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे। ये क्रोमेटोग्राफी इसको कहते हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए सबसे पहले वो बता दें आपको। इसके लिए हमें पास्चर पेपर चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे RDs के अंदर यहाँ अवेलेबल होती है इसकी किट के अंदर। यहाँ हमें क्रोमेटोग्राफी के लिए इसकी डिवाइस चाहिए। ये हेपेटाइटिस बी की डिवाइस है कुछ इस तरह से। अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी, डिवाइस के ऊपर भी मेंशन्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ हमें एसेप्टी टेक्निक से हम स्पेसिमेन पेशेंट का कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको EDTA या क्लाट सैंपल, दोनों सूरत में हम सीरम या प्लाज्मा दोनों में से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। करने के बाद इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ से पास्चर पेपर की मदद से यहाँ से इसमें से सीरम या प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इसमें से लेके तो डिवाइस के ऊपर यहाँ हम इसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप इसमें अकॉर्डिंग टू किट, ठीक है जी, हम इसमें डाल देंगे। बाज़ हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन्स हैं, जो रैपिड टेस्ट हैं, इसको रैपिड भी कहते हैं। रैपिड टेस्ट ये सिंगल यूज़ होता है, सेकंड इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वालिटेटिव है, यानी ये प्रेजेंट शो करेगा, यस और नो। यहाँ अगर देखें तो इसकी ये 3 कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ अगर ये कंडीशन है, यानी यहाँ पे बिल्कुल एज वेल एज, जैसे यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का कलर, कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन अगर है, चूँकि अभी हमने टेस्ट लगाया तो अभी ये यहाँ पे रिएक्शन होगा तो उसके बाद ये शो होंगी। अगर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद यहाँ शो ना हो तो इसकी ये फर्स्ट कंडीशन इनवैलिड की है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें डिवाइस के ऊपर एक पॉइंट C का है, C मीन कंट्रोल है, यानी अगर हमारी डिवाइस ठीक है, यानी इस डिवाइस को देखने के लिए ये डिवाइस का कंट्रोल है, यानी डिवाइस हमारी ठीक है या नहीं। तो अगर कंट्रोल पे लाइन शो होगी तो इट मीन्स हमारी डिवाइस ठीक है। और उसके साथ अगर आप देखें तो सेकेंडली T का ऑप्शन बना हुआ है। टी मीन्स यानी यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हो रहा है और टेस्ट की यहाँ पे रीडिंग आएगी। ठीक है जी, ये T है और ये C है। ठीक है जी, तो यहाँ आपको नज़र आ रही है, ये S लिखा हुआ है, ऐसे मुराद सैंपल के यहाँ पे सैंपल लगाएं तो ये देखें C पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पे एक लाइन सी शो होना शुरू होगी। यहाँ पे हेपेटाइटिस HBsAg जो डिवाइस का टेस्ट का नेम है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने अब इसको यहाँ डाल दिया। यहाँ बेसिकली क्रोमेटोग्राफी हो रही है। क्रोमेटोग्राफी ये है कि इसके अंदर रीजन मौजूद है, स्टेप मौजूद है, और डिवाइस के अंदर जब हमने स्पेसिमेन को डाला तो उसमें जो उसका रीजन मौजूद था, तो सीरम ने, प्लाज्मा ने उसके साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके कलर डेवलप किया, जो कि यहाँ इस डिवाइस के ऊपर आने पे हमें यहाँ पे ये देखें ये शो होना शुरू हो गया। लेकिन इसका जो टाइम है वो तकरीबन 10 मिनट इसका टाइम है, तो इसको 10 मिनट तक हम पड़ा रहने देंगे और उसके बाद इसको रिपोर्ट करेंगे। कभी भी पहले रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ T पॉइंट पे भी शो हो जाए तो हम इसको पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, और अगर T और C दोनों पे शो ना हो तो इनवैलिड होगा, और अगर सिर्फ C पे हो रहा है और T पे नहीं तो उसको नेगेटिव, और अगर दोनों पे शो हो जाए तो पॉजिटिव, यानी कंट्रोल पे शो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा इसका टेस्ट है, इतना उसमें क्रिटिकल नहीं है। तो एसेप्टिक टेक्निक से स्पेसिमेन लेने के बाद हमने इसको डिवाइस में यहाँ सीरम और प्लाज्मा को 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे। सेंट्रीफ्यूज करना ज़रूरी है, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए और गुड लाइट चाहिए। गुड लाइट पे हम इसको यहाँ से रीड करेंगे। ठीक है जी, तो ये अभी हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल पे शो हो रहा है, T पे नहीं, तो इट मीन इसको हम टेस्ट रिपोर्ट नील यानी नेगेटिव रिपोर्ट इसको हम शो करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो फिर इसको कंफर्म करने के लिए एलाइजा टेस्ट या PCR टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसकी प्रिवेंशन के लिए जो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस बी की हिफ्ज़ मुक़द्दम वैक्सीन जो 3 इंजेक्शन आपको बताया वो लगवा सकते हैं। और अगर ये खुदा न खास्ता पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो नहीं लगवाएंगे। ठीक है जी, फिर वो नुकसान देंगे, तो फिर उसकी प्रिवेंशन में उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट में जो उसकी वैक्सीन है वो लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट में करें। अगर आपने अभी तक अपना हेपेटाइटिस टेस्ट नहीं करवाया है, अपना हेपेटाइटिस बी वायरस टेस्ट ज़रूर करवाएं, और करवाने के बाद अगर वो नेगेटिव है तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इसके वैक्सीन मौजूद है, तो वो 3 इंजेक्शन आप खुद लाजमी लगवाएं। ठीक है जी,
अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।